Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज जामरोली। विद्यार्थियों, बीए पार्ट के फर्स्ट पेपर फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक लेंगे उसका नाम है सरकार। सरकार मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरह से कार्य करती है और किस तरह से सारी व्यवस्थाओं का संचालन करती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार क्या है। तो सरकार जो है वो राज्य का एक आवश्यक तत्व है। ये राज्य का एक कार्यवाहक तंत्र है जो राज्य की इच्छा को निर्धारित, व्यक्त तथा क्रियान्वित करता है, और सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः सरकार जो है वह राज्य का वह यंत्र है जिसके ऊपर राज्य के कानून बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा उनकी व्याख्या करने का दायित्व है। इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार जो है वो एक अत्यंत ही आवश्यक तत्व है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि सरकार अपने कार्यों का संचालन किस तरह से करती है। तो इसके अंतर्गत हम 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के 3 अंगों की बात करेंगे: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसे हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। सबसे पहले हम लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो व्यवस्थापिका क्या है। चूँकि व्यवस्थापिका जो है वो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है, आज के इस वीडियो में हम व्यवस्थापिका के बारे में समझेंगे। ये व्यवस्थापिका एक जनता का दर्पण है। इस संबंध में CF स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका है अथवा कानून बनाने वाली संस्था यह कहलाती है। हम कार्यों के आधार पर सरकार के कार्यों को 3 भागों में बांटेंगे। फर्स्टली नियम निर्माण, जिसे हम रूल मेकिंग कहते हैं। सेकेंडली रूल एप्लीकेशन, जिसे हम नियम प्रयुक्ति कहते हैं। एंड थर्डली रूल एडजुडिक्शन, जिसे हम नियम अधिनिर्णय कहते हैं। हम व्यवस्थापिका की हम बात करते हैं तो विभिन्न देशों में व्यवस्थाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लैंड और भारत में इसे संसद कहा जाता है, जापान में इसे डाइट कहा जाता है और अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि व्यवस्थापिका जो कि सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से संसद को जाना जाता है। आधुनिक समय में नियम निर्माण का कार्य करने वाली संस्थाओं को ही व्यवस्थापिका कहा जाता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नियम निर्माण का कार्य हमेशा से केवल व्यवस्थापिका संस्थाएं ही करती रहा है। प्राचीन समय में नियम निर्माण का कार्य व्यवस्थापिकाएं नहीं करती थी, क्योंकि उन दिनों कार्यपालिकाएं विधायिका के कार्य में कोई भेद नहीं था। अतः व्यवस्थापिकाएं नियम निर्माण संगठनों के रूप में कब और क्यों विकसित हुई, इस संबंध में स्ट्रॉन्ग ने लिखा है कि आधुनिक युग में सरकारों में व्यवस्थापिकाएं लोकतंत्र के चढ़ते ज्वार के अनुपात में उभर कर आई है। वस्तुतः व्यवस्थापिकाओं का विकास लोकतंत्र के विकास के साथ साथ ही हुआ है। इस दृष्टि से यह सरकार का सबसे प्राचीन निकाय है और व्यापक अर्थ में व्यक्तियों का वह समूह है जो कोई प्रतिनिधात्मक आधार नहीं रखते हुए भी शासक की नियम निर्माण में परामर्श, सहायता एवं प्रेरणा देने का कार्य करती है। उसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे कि व्यवस्थापिका अपने कार्यों का संचालन किस तरह से करती है। अतः इस संबंध में व्यवस्थापिकाओं को कौन कौन से कार्य एवं शक्तियाँ प्रदान की गई है, इसके अंतर्गत हम
दो प्रकार से इनके कार्यों का विभाजन करेंगे। फर्स्टली, व्यवस्थापिकाओं के परंपरागत अथवा सरकारी कार्य, और सेकेंडली, आधुनिक अथवा राजनीतिक कार्य। सबसे पहले हम व्यवस्थापिका के परंपरागत अथवा सरकारी कार्यों की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे विधायी कार्यों की। विधायी कार्य व्यवस्थाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके मतलब कानून बनाना, इसलिए इसे नियम बनाने वाला विभाग भी कहा जाता है। इस संबंध में रेनॉल्ट ने लिखा है कि आधुनिक विधानमंडल एक प्रकार से कारखाना है जिनका काम कानून निर्माण का है। यहाँ लोकमत नाम के कच्चे माल को प्रस्तावों, नीतियों और कानूनों में परिणत किया जाता है। अर्थात विधानमंडलों में ही विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं, उन पर बहस की जाती है और उन्हें किसी संशोधन सहित या बिना संशोधन के पास किया जा सकता है, या उनमें किसी अन्य प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात स्वीकार किया जाता है। ऐसे अधिकांश देशों में जहाँ विधायी व्यवहार का लोकतांत्रिक रूप है, वह बात आम बात है कि विधेयकों के 3 वाचन होते हैं और हर हालत में उन विधेयकों को समितियों को सौंपा जाता है ताकि उनका विस्तार के साथ उन पर विचार विमर्श किया जा सके। सेकेंडली, हम बात करते हैं वित्तीय कार्य, जिसे हम फाइनेंशियल मैटर भी कहते हैं। व्यवस्थापिका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नियंत्रण या नियमन करती है और प्रत्येक वर्ष के आरंभ में वह अनुमानित आय व्यय को स्वीकृत करती है। इसी के अंतर्गत वह राष्ट्रीय बजट को भी पारित करती है, जिसके द्वारा नए कर लगाए जाते हैं और पुराने करों की दरें घटाई बढ़ाई जा सकती है या उन्हें समाप्त भी किया जाता है। अतः बिना व्यवस्थापिका की अनुमति के 1 पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। इससे से ये वित्तीय कार्यों का भी संचालन करती है। थर्डली, कार्यपालिका पर नियंत्रण। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। संसदीय शासन वाले देशों में तो कार्यपालिका पूरी तरह विधायिका पर निर्भर होती है। अतः कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है और विधायिका कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को भंग कर सकती है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती है, किंतु विभिन्न उपायों द्वारा कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण किया जा सकता है। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति पर नियुक्तियों के मामलों में प्रभावकारी नियंत्रण रखती है और राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है तथा सीनेट मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण की जांच भी कर सकती है। तो इस तरह से ये कार्यपालिका नियंत्रण का कार्य संचालन करती है। फोर्थली, हम न्यायिक कार्यों की अगर बात करें तो आमतौर से विधायिकाओं को न्यायिक कार्य प्रदान नहीं किए जाते, किंतु कई देशों में विधायिकाएं न्यायिक प्रकृति के कुछ कार्यों का संपादन करती हैं। जैसे ब्रिटेन की लॉर्ड सभा देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने पर कांग्रेस का ऊपरी सदन सीनेट महाभियोग को न्यायालय की भांति सुनवाई करके निर्णय करता है और भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग पर इस तरह की सुनवाई व निर्णय की व्यवस्था राज्यसभा करती है और स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय सभा को संविधान की व्याख्या का अधिकार प्रदान किया गया है। इस तरह से ये न्यायिक कार्यों का प्रतिपादन भी करती है। तत्पश्चात हम देखते हैं निर्वाचन संबंधी कार्य। अनेक देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। इजराइल और भारत की संसदें गणराज्य के राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन को उस स्थिति में राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है अगर राष्ट्रपति निर्वाचन से किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। इस तरह से निर्वाचन संबंधी कार्यों का प्रतिपादन भी करती है। नेक्स्ट, हम संविधान संशोधन संबंधी कार्यों की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विधायिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान में संशोधन माना गया है और विधायिकाएं जन संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है और यदि संविधान जन इच्छा के क्रियान्वयन में बाधक बनने लगे तो उनमें संशोधन का अधिकार भी व्यवस्थापिका के पास ही रखना तर्कसंगत है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यदि हम परंपरागत अर्थ में कहें तो हम कह सकते हैं कि एक सुसंगठित विधायिका का कार्य
सरकार की नीतियों और प्रस्तावों का विश्लेषण करना, उनकी आलोचना करना और उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करना, और अंत में जैसा विधायक शब्द का निहितार्थ है उस सीमा तक विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना, जो ऐसे क्षेत्र में अब भी संभव है जो विशेषज्ञ और प्रशासक पर अधिक से अधिक निर्भर करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यवस्थापिका किस तरह से अपने परंपरागत कार्यों का संचालन करती है। सेकेंडली, हम व्यवस्थापिकाओं के आधुनिक अथवा राजनीतिक कार्यों की बात करें तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे वैधता प्रदान करने का कार्य। इसका अभिप्राय यह है कि जनता तथा अभिजन में सरकार के शासन करने के नैतिक अधिकार के लिए या तो नियमित और निर्विघ्न रूप से या स्पष्ट रूप चेतन ढंग से कार्यपालिका के उपक्रम पर विधायी अनुमोदन की छाप लेकर स्वीकृत अथवा समर्थन प्राप्त करना। सेकेंडली, सुरक्षा यंत्र के रूप में कार्य। विधायिकाएं तमाम तनाव कम कर सकती है, पुनः आश्वासन प्रदान करती है और आमतौर पर सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के प्रति समर्थन जुटाने का कार्य करती है। थर्डली, हम प्रतिनिधित्व का कार्य की बात करें तो व्यवस्थापिका प्रतिनिधित्व का कार्य भी करती है। इसके अंतर्गत राजनीतिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य है कि शासकों या प्रतिनिधियों को उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होना जिन्होंने उनको शासक बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। फोर्थली, हम बात करें हित समूहकरण का कार्य, तो हित समूहीकरण के कार्य के अंतर्गत विधायिकाओं का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य हित स्वरूपीकरण है। यह राजनीतिक व्यवस्था में लोगों के अनेक हित होते हैं और इन हितों में संघर्ष अनिवार्य प्रकट रूप ले लेते हैं। अतः विधायिकाएं इन हितों को पूरा करके, इनकी सुरक्षा करके या इनको प्रस्तुत करने वालों को बताकर और उनमें सामंजस्य स्थापित करती है। फिफ्थली, हम बात करते हैं राजनीति सामाजिकरण एवं शिक्षण कार्य। विधायिकाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह राजनीति सामाजिकरण एवं जनता को राजनीति प्रशिक्षण प्रदान करना, और राजनीति सामाजिकरण में इसे तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके आधार पर कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने लोगों से प्रतिबंध रखती है, उनके अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। एंड लास्टली, हम बात करें पर्यवेक्षण, छानबीन और निगरानी के कार्य। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आधुनिक विधायिकाएं कार्यपालिका को नियम निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया का उल्लंघन करने से रोकने का प्रयत्न करती है। लोक लेखा समितियां प्रश्नों व पूरक प्रश्नों, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों, निंदा प्रस्तावों के माध्यम से व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिका को पूरी तरह से नियंत्रित रखती है। इस तरह से हमने देखा कि व्यवस्थापिका द्वारा जांच और निगरानी का डर कार्यपालिका और न्यायपालिका को सतर्क रखता है, क्योंकि व्यवस्थापिकाओं की भूमिका देश के रक्षक एवं एक पहरेदार जैसी होती है। अतः संक्षेप में हम कहेंगे कि व्यवस्थापिकाएं राजनीति व्यवस्था के प्रत्येक घटक की निगरानी रखने का कार्य भी करती है और शक्तियों के दुरुपयोग होने से हमें बचाती है। इस तरह से हमने देखा कि व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और किस तरह से वो अपने कार्यों का संचालन करती है। आज के वीडियो में हम व्यवस्थापिका के कार्यों की बात ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यवस्थापिका के नेक्स्ट एस्पेक्ट्स को लेंगे। धन्यवाद।